एक बड़ा मशहूर गाना था गुरमीत राम रहीम का, यू आर माई लव चार्जर। बहुत बहुत मशहूर हुआ। उसके बाद ये जो गुरमीत राम रहीम है, इन्होंने फिल्में भी बनाई हैं, MSG1, MSG2, मैसेंजर ऑफ गॉड, जिसमें खुद ही ये डर्ट बाइक भी चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इस सब के पीछे हुआ क्या आप जानते हैं? ये दोषी पाए गए रेप के। इन पर बहुत ही गंभीर आरोप थे जो कि सिद्ध हो गए, सजा काट रहे थे। लेकिन अब जब ये पेरोल पे छूटे हैं, बाहर आए हैं, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। वो जो हम लोग स्क्रीन पर दिखा रहे थे आपको, गाना था यू आर माई लव चार्जर। लेकिन इनके 40 दिन के पेरोल पर जब ये सत्संग कर रहे हैं ऑनलाइन, तो नेता लोगों की झड़ी लगी हुई है, एक के बाद एक आए जा रहे हैं। क्योंकि नेता लोग इनको देख करके बोल रहे हैं, आप होंगे लव चार्जर बट यू आर माई वोट चार्जर। क्योंकि आपके फॉलोअर्स हैं तो हम आपकी वंदना करेंगे ताकि वोट चार्ज हो जाएं, वोट आ जाएं आपकी वजह से हमारे पास। आप सोचिए, गंभीर आरोप सिद्ध हो चुके हैं, अदालत से कार्रवाई चल रही है, अदालत ने दोषी पाया है। लेकिन वो कहते हैं यू आर माई लव चार्जर और नेता बोले यू आर माई वोट चार्जर। पूरा मामला क्या है ये आपको वो बताते हैं। हरियाणा में पंचायत चुनाव आते ही पेरोल पर बाहर आए हैं गुरमीत राम रहीम। अब ऑनलाइन सत्संग कर रहे हैं ये रेप के दोषी। ऑनलाइन सत्संग में हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जुड़े। रेप के दोषी राम रहीम से कई नेताओं ने आशीर्वाद तक लिया। करनाल की मेयर हैं रेणु बाला गुप्ता, उन्होंने राम रहीम को तो पिताजी कह दिया। पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे, ये उन्होंने कहा है। डिप्टी मेयर हैं नवीन कुमार, सीनियर डिप्टी मेयर हैं राजेश, ये सब सत्संग पहुंचे। 40 दिन की पेरोल पर बाहर आए हैं ये गुरमीत राम रहीम। और बीजेपी ने पेरोल मिलने को एक रूटीन प्रक्रिया बताया। आपको यह भी बताते चलें कि हरियाणा की आदमपुर सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। तो क्या ये यू आर माई लव चार्जर बोलने वाले रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम को नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि यू आर माई वोट चार्जर? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। डीपी कौशिक प्रवक्ता हैं बीजेपी हरियाणा के, आचार्य शैलेश तिवारी धर्मगुरु हैं, प्रोफेसर जगदीप छोकर फाउंडर मेंबर हैं EDR इंडिया के, ऋषि मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक, और अंशुल छत्रपति, आप रामचंद्र छत्रपति के बेटे हैं। अंशुल जी, मैं सबसे पहले नमस्कार, सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। ये जो आप देख रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, मुझसे पूछा है आपने? जी, आपसे पूछा अंशुल जी। हाँ जी, तो इससे ज्यादा देखिए, राजनीति का एक घिनौना चेहरा हमारे सामने है कि किस तरीके से एक बलात्कारी को, एक हत्यारे को आप राजनीतिक लाभ लेने के लिए किस तरीके से यूज कर रहे हैं। तो ये लोकतंत्र का, हमारे लोकतंत्र के अंदर हम एक घिनौनी पिक्चर देख रहे हैं, एक घिनौना खेल देख रहे हैं कि किस तरीके से जिस व्यक्ति ने कभी कानून का सम्मान नहीं किया और कानून व्यवस्था को हमेशा जिस व्यक्ति ने अपनी जूती की नोक के ऊपर रखा, आज अगर उस व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए और उस व्यक्ति से लाभ लेने के लिए सरकार दोनों हाथों से किस तरीके से हमारी सत्ताधारी पार्टियां जो हैं वो कैसे कैसे खेल खेल रही हैं, और कैसे उसके लिए पूरी की पूरी जो सरकार है और सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, वो किस तरीके से उसके लिए कानून की हवाला दे रहे हैं कि ये तो उनके कानूनी हक हैं, ये तो उनका राइट बनता है। तो इससे ज्यादा और शर्मनाक कुछ नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे हमारे डिप्टी स्पीकर साहब हैं या करनाल की मेयर हैं, वो उसके ऑनलाइन सत्संग में शामिल हो रहे हैं, और किस तरीके से दोबारा उसी धींगा मुश्ती के साथ फिर से वो खुला खेल शुरू करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए गुरमीत राम रहीम और उसका डेरा लगातार कुख्यात रहा है। इन सब चीजों के लिए पिछले 20 साल से हम लोग लगातार देखते आए हैं
कि उसने कानून व्यवस्था का जिस तरीके से मजाक उड़ाया, मैं अपने कानून के दर्शकों साथ को एक जैसे बार अपने खिलवाड़ किया। दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि अभी अंशुल छत्रपति जी जो बोल रहे हैं, दरअसल आपके पिताजी रामचंद्र छत्रपति जो हैं वो उनकी 21 नवंबर 2002 को मृत्यु हुई थी। वो एक अखबार निकालते थे, पूरा सच, सिरसा से, और उस समय आरोप था गुरमीत राम रहीम से पर कि उन्होंने, उनकी एक बड़ी भूमिका रही है आपके पिताजी के मर्डर में, और अदालत से ये बात साबित भी हुई। जी बिल्कुल, इस मामले में गुरमीत राम रहीम को मेरे फादर के हत्या के मामले में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई 11 जनवरी 2019 को। तो लगभग 17 साल इस मामले का इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल सब कुछ चला। तो हम लोगों ने 17 साल इस सारे प्रोसेस को भुगता है कि कैसे ये प्रोसेस भी जो है वो पीड़ादायक होता है विक्टिम्स के लिए। तो मतलब हम लोग, मेरे फादर ने क्योंकि अपने पत्रकारिता धर्म के लिए अपनी कुर्बानी दी, तो हम लोग कहीं भी छाती ठोक कर ये बात कह देते थे कि हमारे पिता ने अपने उसूलों से समझौता नहीं किया, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए उन लड़कियों का जो रेप विक्टिम थी और किस तरीके से वो इस टेरर के माहौल से गुजर रही थी, जब पूरा का पूरा सिस्टम जिसने उन पीड़ितों को प्रोटेक्ट करना था, वो सारा का सारा सिस्टम जो है वो धराशायी हुआ पड़ा था, गुरमीत राम रहीम के चरणों में झुका पड़ा था। तो उस सिस्टम में, उस माहौल में कैसे उन पीड़ितों ने अपने आप को महफूज रखा, वो अंडरग्राउंड रही, और कैसे उन्होंने उस टेरर को सहा, और उसके बावजूद भी उन्होंने गवाहियां दर्ज करवाई। और उस मामले में भी गुरमीत राम रहीम को सबसे पहली जो है 25 अगस्त 2017 को सजा सुनाई गई सीबीआई अदालत द्वारा। लेकिन आज जिस तरीके से उसको लाभ देख करके दोबारा एक टेरर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो इस माहौल के अंदर आप आज भी देखिए कि 20 साल बाद भी वो लड़कियां जो हैं वो अंडरग्राउंड हैं, जिनके साथ इतना सब कुछ डर के मारे हुआ वो। बिल्कुल जी बिल्कुल। अंशुल जी हमारे साथ बने रहिए। सवाल मैं डीपी कौशिक जी से पूछता हूं। कौशिक साहब, ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि आप अंशुल छत्रपति की बात को नजरअंदाज करेंगे, उन सब रेप पीड़ित जो हैं उनकी बातों को और उनके सोचे को नजरअंदाज करेंगे? और चलिए, आप अब तक ये कह सकते थे कि ये तो आरोप है, अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, अब तो सिद्ध हो गए। 2017 में, 2019 में अदालत ने सिद्ध कर दिया, कन्विक्टेड हैं, वो पेरोल पे हैं, वो कोई धर्मगुरु नहीं है। फिर ये कैसी चरण वंदना? कौशिक जी देखिए संकेत जी, हम छत्रपति शिवाजी के इनके परिवार के साथ पहले भी साथ थे हम लोग, और जब भी सरकार ने इनकी कोई भी बात है सरकार ने सुनी है, और जो भी इन्वेस्टिगेशन का विषय था उसके बाद भी हमने बाबा राम रहीम को इन पे अंदर करने का काम हमारी सरकार ने किया था। मैं नहीं मानता कि हर चीजों को हम राजनीति से जोड़ें, ये सब लोगों की अपनी आस्था है, उसमें चाहे कोई बीजेपी का, मैं नहीं कहता कौशिक जी, आपकी सरकार ने उनको अंदर नहीं किया, नंबर 1 अदालत ने किया। नंबर 2, आपकी सरकार के बहुत सारे बीजेपी के लोग जो हैं, जैसे कि मेयर रेणु बाला गुप्ता और इसके अलावा डिप्टी मेयर, ऐसे तमाम लोग हैं जो कि साफ तौर पर, मतलब आप ये सोचिए, पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे, इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। आपकी पार्टी और आपकी सरकार है जो इस पैरोल को रूटीन प्रक्रिया बता रही है ही रूटीन प्रक्रिया। सर, लोकतांत्रिक देश हमारा, इसमें पैरोल देखिए, आप कोई बंदा कभी भी ले सकता है। कौशिक जी, आप राजनीति छत्रपति जी से और जो और लोग हैं जो कि पीड़ित हैं इस पूरे मामले में, उनको आप क्या मुंह दिखाएंगे? आप बताइए, जब आपके पार्टी के लोग ऑनलाइन सत्संग अटेंड करेंगे एक ऐसे आदमी के जो कि रेप मर्डर कन्विक्ट है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संकेत जी, मैंने कहा इसमें आस्था का विषय है। देखिए, इसको हम राजनीति से ना ही जोड़े तो मुझे लगता है रेपिस्ट से आस्था, सभी पर सर, मर्डरर से आस्था। सर देखिए, मैंने हर आदमी की अपनी लोकप्रियता है, हर आदमी की अपनी आस्था है, वो किससे जुड़ा सर हुआ है। रेपिस्ट से कैसी आस्था? हम ये तो नहीं कह सकते। सर रेप करने वाले से कैसी आस्था? मुझे ये बताइए कि एक बलात्कारियों से मर्डर करने वाले से कैसी आस्था? उस आस्था ये कैसी आस्था कौशिक जी? देखिए,
वो आदमी क्या है क्या नहीं है बाबा, हमारे देश आप का गलत मैसेज दे रहे हैं। धार्मिक देश हमारा, धार्मिक देश अव्वल के अंदर सभी अव्वल एक दूसरे से मर्डर कॉन्विक्ट और रेप कॉन्विक्ट बाबा नहीं हुआ। इस धार्मिक अव्वल देश के अंदर हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और सबके एक दूसरे के अंदर आस्था है। कौशिक जी, वो किस आस्था कौशिक के जी, भाव से कौशिक कहेंगे, जी, कैसे कौशिक जी, कहेंगे? कौशिक जी, ऐसा है, आस्था भगवान के प्रति रखी जा सकती है। रेप और मर्डर का जो कन्विक्ट हैं, जो दोषी हैं, अदालत ने उनको दोषी करार किया है, वो अव्वल तो बाबा नहीं हो सकते, और दूसरी बात, लोग आस्था रखें, लेकिन अगर आपके पार्टी के लोग आस्था रखेंगे तो सवाल पूछे जाएंगे। आपके पार्टी, आप मुझे अगर सपोज अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपकी जो महापौर हैं उन्होंने आस्था दिखा भी दी, एक्शन क्या ले रहे हैं आप उनके खिलाफ, ये बताइए। या तो आप बोलें कि गुप्ता जी ने ये जो किया है, रेणु जी ने, अब हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, उनको सैक कर दिया जाएगा। सर ये कौन सा कानून है संकेत जी, आप बताइए मुझे एक बार। अगर वहां पे लोग गए हैं तो मैं ये कहता हूँ कोई इनको किसी पार्टी से भी जुड़ा होगा, कांग्रेस से भी जुड़ा होगा, आपसे भी जुड़े होंगे, बीजेपी से भी जुड़े होंगे और अन्य पार्टी से भी जुड़े होंगे, हम किस किस पे एक्शन लेंगे? ऋषि मिश्रा का जवाब, ऋषि मिश्रा का जवाब। मैं सरकार का रोल क्या है? संकेत जी, संकेत जी, सरकार मैं ये क्यों पूछना एक्शन चाहता नहीं हूँ बताइए आपके मुझे, माध्यम सरकार से, का रोल क्या है? माननीय पहली बात तो आप प्रधानमंत्री इसको से मैं जो आप पूछना जोड़ चाहता कैसे हूँ, रहे हो, नरेंद्र इसको मोदी और अमित शाह से नहीं, आप पूछना मुझे चाहता बताइए, हूँ, इस चीज का क्या कनेक्शन जो में ये कैसे जोड़ रहे भाजपा हैं? आप मुझे प्रवक्ता बताइए। टीवी डिबेट में बोल रहे हैं वो भाजपा का आप- स्टैंड है क्या? जिस प्रकार बिल्कुल से आस्था है, 15 हर आदमी के अपने आस्था है। मुझे बताइए, हर भारत आदमी- के देखिए, प्रधानमंत्री मैं कहता हूँ, हर आदमी बेटियों किसी न के किसी से जुड़ा हुआ बचाव है। के लिए अपील आप लोग करते भी जुड़े हो, हैं, किसी न किसी उसके आस्था में ठीक रखते हो, बाद आप भी 21 किसी मंदिर बातों में में जाते हो। वाले मामले में गुजरात में किसी क्या धार्मिक होता गुरु है, से जुड़े होंगे। राम रहीम तो को हम लेकर सबको भाजपा का क्या स्टैंड है, कानून क्यों- किस पे लागू किया चिन्मयानंद जाए, से ये लेकर बताइए। कुलदीप सेंगर के मामले नहीं, में आप- क्या आप स्टैंड क्यों है, कर सके, हम तो क्यों करेंगे, ये आप बताइए। कहते कौन सी हैं सरकार करना भाजपा चाहिए? बलात्कारियों के साथ ए, ए, खड़ी है। ए, ए, अब एक तक सेकंड, बात ऋषि जी, बताइए, हम- ऋषि जी, कौशिक जी, मेरी गुजारिश है, एक एक करके उनके प्लीज, आस्था को हम क्यों खत्म करें, ये नहीं, बताइए। एक एक संजय जी, करके, मुझे मौका एक दीजिए। एक करके, संजय ऋषि जी मुझे पहले, मौका उसके बाद कौशिक जी का जवाब। जी ऋषि जी, एक एक करके प्लीज, मेरी गुजारिश। संकेत जी, मैं ये कह रहा हूं कि हरियाणा सरकार या हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री है उनकी ये हिम्मत नहीं है। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि ये फैसला प्रधानमंत्री के लेवल पे हुआ है, गृह मंत्री के लेवल पे हुआ है। इस पे इसकी आप अमित पुष्टि शाह कैसे जी और करेंगे? देश के प्रधानमंत्री को बिल्कुल, क्योंकि आप भाजपा का जो संस्कृति है, वर्किंग स्टाइल है, बिना नरेंद्र मैं मोदी ऋषि जी मिश्रा के जी आपको सलाह इसका एक काउंटर या करना बिना चाहूंगा। अमित शाह के- ऋषि जी, एक मेरा बिल्कुल। काउंटर सवाल है। आज हमने कांग्रेस के प्रवक्ता को भी यहां पर इस डिबेट में शामिल होने को कहा, उन्होंने कहा इस डिबेट में वो भाग नहीं लेंगे। अव्वल, दूसरी चीज, हमने देखा है कि ऐसा कई बार हो चुका है कि चाहे पंजाब के चुनाव हो या हरियाणा के चुनाव हो, इनका जो डेरा है उसमें वोट के चलते, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या कोई भी अन्य दल हो, वो इनके आशीर्वाद के लिए हमेशा आगे आए हैं। आप देखिए कांग्रेस संकेत पार्टी जी- पर भी ये आरोप है, कांग्रेस पार्टी ने संकेत भी इससे जी- पहले गुरमीत राम रहीम का समर्थन किया है कि चुनाव में वो जरा सिर पे हाथ रख दें। संकेत जी, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, यदि बलात्कारियों के साथ ये पॉलिटिकल पार्टी सियासतदान खड़ी होती है तो ऋषि मिश्रा एक पर्सनल कैपेसिटी में इन नेताओं का मैं विरोध करता हूं। जी, बलात्कारियों के साथ ये हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं रही है। हमारे सियासतदानों को क्या हो गया है कि चंद वोटों के लिए आप बलात्कारियों के साथ खड़े हैं, चाहे गुजरात में आपको लगता है ये अंशुल छत्रपति और उन सब महिला, आपको लगता है अंशुल छत्रपति और उन सभी महिलाएं जो कि रेप पीड़ित थीं, अभी भी हैं, ये सब उनके साथ बहुत गलत हो रहा है? ये उनके साथ गलत हो रहा है। आज जो ये जो नेता खड़े हैं जो कि गुरमीत राम रहीम में अपने पिताजी को देख रहे हैं और आशीर्वाद मांग रहे हैं और चरण वंदना में लगे हैं ऑनलाइन माध्यम तो से। आसाराम बापू को भी छोड़ दीजिए ना पैरोल पे, आसाराम बापू को छोड़ दीजिए, गुजरात में भी वोट दिला देंगे। अब बलात्कारियों के सहारे वोट भाजपा मांगती रहे। आसाराम डीपी गुजरात में कौशिक, प्रचार डीपी कौशिक का करेंगे, जवाब। राम रहीम, कौशिक जी, राम रहीम एक हरियाणा सेकंड, में कौशिक जी का प्रचार जल्दी से करेंगे। जवाब ले लें। नहीं, कौशिक जी, मैं- अगर कह रहा बलात्कारी मर्डरर्स ये लोग आपको वोट दिलाएंगे और उसके लिए इनको छोड़ा जाएगा पेरोल पर और रूटीन प्रक्रिया कह दिया जाएगा और उसके बाद उनमें आपको भगवान और पिताजी दिखने लगेंगे, तो फिर इसका अंत क्या है? संकेत जी, जहां तक इनके पैरोल का सवाल है, बिल्कुल रूटीन प्रक्रिया है, लीगल है, वो कभी भी कोई भी आदमी जो एक्टिविटी है वो ले सकता है। ये तो इसमें हम कानून का ये तो अपना दाव पेच है। दूसरी बात, अगर इन बाबाओं से अगर वो इनके धार्मिक पेरोल लिए का अगर- फैसला कौन एक करता एक है? करके, एक एक नहीं, करके, नहीं, ऋषि जी नहीं, प्लीज, सरकार नहीं करती। ऋषि जी एक एक करके, सरकार का कोई रोल नहीं होता। और दूसरी बात, अगर इन क्या बात बाबा कर ये जो सत्संग करने से ही हमें वोट मिलता होगा
तो माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, जैसे कांग्रेस के दूसरे आदमी क्यों जाएंगे? वो रैली क्यों करेंगे? बाबा को सत्संग नहीं करा देंगे? हम क्यों खर्चा करेंगे? सारा खर्चा यही कर ये देंगे। आप अरे ऋषि ये जी आप इनसे वोट अपने बनती है क्या? मुझे बताइए। ये आप अपने मेयर और डिप्टी मेयर और डिप्टी स्पीकर चलिए, को नहीं समझा मेयर, पाया। डिप्टी मेयर, भाजपा के जिलाध्यक्ष को भाजपा नहीं के समझा नेता, पाया। इन सबसे ये सवाल पूछा भाजपा जाएगा। के जिलाध्यक्ष को नहीं समझा पाया क्या? प्रोफेसर छोकर के पास जाना चाहता हूं। हूँ। प्रोफेसर जगदीप जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप फाउंडर मेंबर हैं ईडीआर इंडिया के। आप मुझे बताइए कि ये इस पर आपका क्या विश्लेषण है? आंकड़ों के माध्यम से आपने जो विश्लेषण किया होगा, क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स, क्रिमिनल और उनका प्रकोप राजनीति पर, ऐसे लोग जो कि धर्म और आस्था से जुड़े रहते हैं, उनका समाज में एक सरोकार रहता है, लेकिन वो क्रिमिनल भी हैं, और उनका दबदबा। प्रोफेसर जगदीप आवाज साइलेंट क्यों? जी प्रोफेसर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी समाज आई। में किसी की भी आस्था कहीं भी हो, हाँ मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ मुझे ये मालूम है कि जिस व्यक्ति को कानूनी तौर पर अपराधी पाया गया, जिसको उम्र कैद की सजा हुई एक से ज्यादा भी मामलों में, तो ये कहना कि पैरोल उसका अधिकार है, वो कभी भी ले सकता है, ये कानूनी तौर पर गलत है। ऐसे लोगों को पैरोल मिलने की कोई वजह हो ही नहीं सकती। अभी अभी हमने एक दूसरा केस भी देखा है, बिल्किस बानो वाला, जिसमें मैं सुप्रीम कोर्ट में पटिशनर भी हूँ। मेरे इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोगों को पैरोल दी जाती है, पैरोल पे वो लोग दूसरे जो हैं उन पे एफआईआर होती है और पैरोल मिलती है 12 दिन की, और वो 120 दिन के बाद वापस जाते हैं। और जो लोगों को कहा जा रहा है कि वो 14 साल से जेल में थे, 4 साल तो उनके टोटल पैरोल पे निकल गए। पैरोल इनको मिलना, ये जो राम रहीम है, इनको, गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिलना मेरे हिसाब से कानूनी तौर पर गलत है। पैरोल मिलना किसी की अधिकार या राइट नहीं है, ये प्रिविलेज है वो जुडिशियल सिस्टम देता है। अफसोस की बात यह है कि स्टेट्स में जुडिशियल सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है जितना होना चाहिए। स्टेट्स में जुडिशियल सिस्टम के ऊपर भी राजनीति का प्रभाव होता है, और ये मुझे ये कहने में भी कोई शंका नहीं है या कोई संकोच नहीं है कि इस तरह के जो तथाकथित धर्म गुरु बने फिरते हैं, ये धर्म को भी नुकसान कर रहे हैं और जनता को भी नुकसान कर रहे हैं और देश को भी नुकसान कर रहे हैं, और कानून की तो धज्जियां उड़ रही हैं। और बलात्कार तो बलात्कार, ये जो सज्जन हैं जिनके पिताजी की हत्या हो गई, ये तो यानी बलात्कार और हत्या दोनों अपने आप में ऐसे मामले हैं जिनमें आदमी को पैरोल मिलनी ही नहीं चाहिए। लेकिन हमारे देश की राजनीति में नैतिकता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बहुत बहुत जरूरी बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पैरोल ही नहीं होनी चाहिए थी। ये पैरोल कैसे हो गई है? लोग वोट लेने के लिए। आचार्य शैलेश तिवारी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले कौशिक जी का यह कहना था कि जिसकी जैसी आस्था। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या अब ऐसे लोगों के प्रति आस्था को हम जस्टिफाई करेंगे जो कि रेपिस्ट हैं, जो कि मर्डरर हैं, और फिर हम इनको बाबा कहेंगे? देखिए संकेत जी, मैं भारत की न्यायपालिका को सम्मान करता हूं, क्योंकि यह संवैधानिक प्रक्रिया है पैरोल। मैं बाबा राम रहीम को कोई साधु नहीं मानता, कोई बाबा नहीं मानता। अगर उसके ऊपर इल्जाम है तो मैं उसे एक पापी ढोंगी ही मानता हूं, मैं उसे कोई बाबा नहीं मानता। उसकी फिल्म भी आई थी, उसका भी मैंने विरोध किया था। मैं भारत की न्यायपालिका का सम्मान करता हूं, मैं भारत की न्यायपालिका का सम्मान करता हूं, क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इसमें कोई राजनीतिक लेना देना नहीं है। अगर राजनीतिक लेना देना होता तो आप देखिए कि कैसे नारायण राणे जी के घर पर बुलडोजर चलाने। मेरी एक सेकेंड, आचार्य तिवारी, मेरा सवाल दूसरा है। मैं न्यायिक प्रक्रिया पर कि पैरोल क्यों मिली नहीं मिली, एक सेकेंड को उस मुद्दे को साइड रख देते हैं। वो पैरोल पर आए जी, उन्होंने शुरू किया ऑनलाइन सत्संग, और उसमें एक पार्टी विशेष के ज्यादा से ज्यादा नेता दिखाई दे रहे हैं, जिसमें महापौर, उप महापौर, जो जिनको उनमें पिताजी दिखाई दे रहा है,
आशीर्वाद लिया जा रहा है। ये क्या राजनीतिक संदेश है? क्या ये सही संदेश है? देखिए संकेत जी, बाबा राम रहीम, इसके तो ना धर्म की पता है कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इसके धर्म का पता नहीं है। मैं इसे धर्म गुरु के रूप में नहीं जानता, और मैं सनातन धर्म की तरफ से बोल रहा हूँ कि अखाड़ा का कोई अर्थ नहीं है। अखाड़ा ने इसे बहिष्कार किया है, या अखाड़ा से जुड़ा हुआ कोई साधु संत नहीं है। हम सनातन लोग इसे साधु संत के रूप में नहीं मानते। इसे एक्टर, जोकर या जो कहा जाए वो कहा जा सकता है। हम लोग इसे संत के रूप में नहीं देखते। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कोई रोल नहीं है। यह कानूनी प्रक्रिया है, संविधान की प्रक्रिया है। भारत की जुडिशियरी न्याय व्यवस्था ने उसे पैरोल दिया है। मैं भारतीय न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ, चूंकि यह संवैधानिक बात है। मैं जहां तक बात करता हूँ, यह बाबा राम रहीम का, चूंकि यह पापी है और इसके कारण 40-50 लोगों की मौत भी हुई थी, जिसमें छुपा था, तो मैं इसे संत नहीं मानता। पर आचार्य तिवारी, आप कह रहे हैं आप उनको संत नहीं मानते, फिर भी उनको बाबा बुला रहे हैं। खैर देखिए, सीधी सी बात है, कुछ तो गड़बड़ है। उसका तो नाम है, सुनिए, नहीं उसका नाम है बाबा राम रहीम। मैं तो बता, अब आचार्य शैलेश तिवारी जी, अब ऐसे तो कोई अपना कुछ भी नाम रख ले। भाजपा को डिफेंड कर गए, भाजपा को डिफेंड कर गए। अरे भैया, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, जहाँ पे ये सत्संग हुआ है, वहाँ उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। बिल्किस बानो पे आप बोलेंगे क्या? बिल्किस बानो मुसलमान है, मुसलमान से पहले इस देश की बेटी है। आप बिल्किस बानो पे बोलेंगे क्या कि बिल्किस बानो पे जो गुजरात में भाजपा सरकार ने जो स्टैंड लिया है, कोर्ट में जो स्टैंड रखा है, क्या सही है? भारत की संस्कृति उसका परमिशन देता है क्या? प्रक्रिया जो है, पैरोल की प्रक्रिया, अरे बिल्किस बानो पे तो बोलिए, भारत की बेटी के साथ जिस प्रकार से गुजरात सरकार ने व्यवहार किया है। अच्छा, जरा जवाब ले ले ऋषि जी, एक एक करके, एक के ऊपर एक ना बोलिए। मैं आचार्य जी से पूछ देता हूं। आचार्य जी, यहां पर एक जन दोषी हैं जिनकी महिमा मंडन हो रहा है, चरण वंदना हो रही है, उनमें पिताजी दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के नेताओं को। और ऋषि मिश्रा का यह कहना है कि अगर आप इतना खुल करके बोल रहे हैं तो फिर बिल्किस बानो भी इसी देश की बेटी है। अदालत से दोषी करार लोग थे जिनको आजाद कर दिया गया। ये कहां का न्याय है? संकेत जी, इसको पार्टी विशेष पर हम नहीं देखना चाहिए। किस व्यक्ति का किससे व्यक्तिगत क्या संबंध है, यह महत्व है। और कौन साधु है, कौन राक्षस है, सब व्यक्तिगत मामला है। अगर कोई व्यक्ति किसी को पिता बोलता है तो अरे गुजरात सरकार ने क्या सही स्टैंड लिया बिल्किस बानो वाले मामले में? हाँ या ना? अरे आपको क्यों डर लगता है भाजपा से? आपको भाजपा से डर क्यों लगता है? आचार्य शैलेश जी, एक एक करके ऋषि जी ऐसे बहस नहीं प्लीज, ऐसे नहीं, एक एक करके। मैं अब अंशुल छत्रपति के पास वापस जाना चाहता हूं। अंशुल जी, डीपी कौशिक हैं, प्रवक्ता बीजेपी हरियाणा। एक सेकेंड, आचार्य जी रुकिए, अंशुल छत्रपति की सुन लीजिए। इनके पिताजी पत्रकार थे, रामचंद्र छत्रपति, उनकी डेथ हुई, उनको मारा गया, और उनको मारने के दोषी राम रहीम आज पैरोल पर बाहर आकर के प्रवचन दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, और उनमें पिताजी दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के नेताओं को। अंशुल छत्रपति, मैं आपके साथ आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। यहां पर डीपी कौशिक भी हैं, आचार्य शैलेश तिवारी जी भी हैं। क्या बताना चाहेंगे आप उन दोनों को? उनका एक कहना है कि तो लोगों की पर्सनल आस्था का सवाल है। आचार्य जी ने एक बात कही कि मैं नहीं जानता कि उसका धर्म क्या है। तो सबसे पहली बात मैं ये कहूंगा कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। वो किसी भी धर्म से हो, वो अपराधी जो है, वो क्रिमिनल जो है, वो क्रिमिनल ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो हिंदू होता तो वो अच्छा होता, अब वो किसी और धर्म से है इसलिए वो बुरा है। तो मेरा ये मानना है कि अपराधी अपराधी है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, और हमें उसे उसके धर्म से नहीं आंकना चाहिए, उसे उसके अपराध से आंकना चाहिए कि उसका अपराध कितना बड़ा है। दूसरी बात, कौशिक जी ने जैसा कहा कि आस्था का विषय है, तो आस्था की जहां तक बात है तो ये कैसी आस्था है कि जिस भी दल की सरकार जो है वो स्टेट के अंदर आती है या सेंटर के अंदर आती है, उसी दल की आस्था जो है डेरा सच्चा सौदा के अंदर या गुरमीत राम रहीम के अंदर बढ़ जाती है।
तो जैसे ही 2014 में बीजेपी की सरकार फॉर्म हुई थी हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा के 38 एमएलए जो हैं वो डेरा सच्चा सौदा पहुंच गए थे गुरमीत राम रहीम से आशीर्वाद लेने के लिए, उनको धन्यवाद बोलने के लिए। ये कैसी आस्था है, ये कैसी मजबूरी है कि एक बलात्कारी व्यक्ति, एक हत्यारे व्यक्ति से आप आशीर्वाद लेने जाते हैं। आप पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं, बजाय कि उनकी प्रोटेक्शन करने के आप उनके जख्मों को कुरेद रहे हैं। और दूसरी बात, ये दोहरा आचरण, ये दोहरा स्टैंड क्यों है आपकी पार्टी का कि आप अभी थोड़े दिन का मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं और मैं ना ही ऐसी टिप्पणियां करता हूं, लेकिन दिल्ली के अंदर अभी थोड़े दिन पहले एक घटनाक्रम हुआ जिसमें आम आदमी पार्टी के एक पदाधिकारी ने बौद्ध धर्म में उनकी आस्था थी और उन्होंने हिंदू धर्म के देवी देवताओं को मानने से इनकार कर दिया, और सिर्फ इसी बात को लेकर इतना बवाल काटा गया, इतना बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया गया, जिस बात को लेकर के केजरीवाल जी से ये कहा गया कि आप उनसे इस्तीफा लीजिए, और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो ये ऐसी कैसी आस्था है कि अगर वो बौद्ध धर्म में एक व्यक्ति अपनी आस्था जता रहा है तो आप उससे चलिए जवाब ले लेते हैं। व्यक्ति जो है, जरा जवाब ले ले एक एक करके। डीपी कौशिक पहले, आप उसके अंदर डीपी अपनी जी, आस्था जता रहे हैं। छत्रपति जी, आज आपके कष्ट का कारण भी यही है कि आप सनातन के खिलाफ काम कर रहे हैं। जो भगवान ब्रह्मा जी विष्णु जी को मानने के साक्षात जो धर्म परिवर्तन करा रहा है, आप उसका साथ दे रहे हैं। मैं उनका साथ नहीं दे रहा बंद करना चाहता हूं। अच्छा एक एक करके। डीपी कौशिक से मेरा सवाल, आखिरी सवाल, सब वक्त खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है। डीपी कौशिक स्क्रीन पर, डीपी कौशिक स्क्रीन पर मेरा सवाल डीपी कौशिक जी से। एक सेकेंड सिर्फ डीपी कौशिक जी आप मुझे बताइए। मैं उनका साथ नहीं दे रहा। वीडियो फ्रीज हो गया, खैर समय भी खत्म हो गया। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जब ये बोला जाता है, जब ऐसी बात की जाए, डीपी जी मेरी अगर आपको आवाज आ रही है, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं। आप मुझे ये बताइए कि जब आपके नेता कहते हैं कि पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे, राम रहीम आप हमारे पिताजी हैं, ठीक है, लोग जाकर के वहां आशीर्वाद ले रहे हैं, और आप कहते हैं आस्था का सवाल है। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या डीपी कौशिक रेपिस्ट और मर्डरर्स में आस्था रखते हैं, या हरियाणा की सरकार रेपिस्ट और मर्डरर्स में आस्था रखती है? क्योंकि इससे तो यही साबित होता है ना तो सरकार का ना तो सरकार का कोई लेने देना, ना मेरा कोई लेने देना। जो आदमी का है वो उसकी आस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसे कभी होता है क्या? आदमी है वो, उसका सत्संग सुनने गया, उसके पास गया, वो उसकी अपनी आस्था है। मेरी सरकार का कोई इससे लेना देना नहीं। मेरा कोई वोट परसेंटेज इससे बढ़ना नहीं, मुझे कोई राजनीतिक इससे प्रभावित होना है। जब राजेंद्र गौतम वाला मामला हुआ, उस समय भारतीय जनता पार्टी का यह कहना था कि ये देखो आम आदमी पार्टी हिंदू विरोधी है, कि ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। तो उस समय तो है वो पार्टी का मामला हो गया। अब आप कह रहे हैं ये तो इंडिविजुअल मामला है। सर एक बात करिए, एक बात सर, एक ही स्टैंड है। फिर आपको नहीं लगता है, अच्छा मेरा काउंटर सवाल, फिर आपको नहीं लगता है ये बेहद शर्म की बात है कि रेपिस्ट और मर्डरर्स में, जो कि अदालत ने साबित कर दिया है, उनमें अगर आपको फादर फिगर दिखें तो इससे ज्यादा शर्म की और कोई बात नहीं हो सकती। एक रेपिस्ट और मर्डरर फादर फिगर नहीं हो सकता। और चुनाव के चलते, सिग्नल टूट गया, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव के चलते, क्योंकि उनका दबदबा इतना है, इतने सारे विधायक जो हैं वो नमस्ते बोलने जाते हैं, पैर छूने जाते हैं, और वो गाना गाते हैं यू आर माई लव चार्जर। और नेता लोगों का ये कहना होता है कि अब आपके खिलाफ जो अदालत ने कहा है वो मामला अलहदा, लेकिन आप बाहर आए हैं तो यू आर माई वोट चार्जर। आपको हम भगवान मानते हैं, क्यों? ताकि आप अपने श्रद्धालुओं से कह दें कि वो हमें वोट कर दें। क्या यहीं तक सिमट के रह गई है भारत की राजनीति और भारत का लोकतंत्र? ये सवाल हमको अपने आप से पूछना पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। दिल्ली में पटाखे पूरी तरह बैन करने के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 6 महीने की जेल और जुर्माने की सजा का ऐलान भी किया है।
इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज आम आदमी पार्टी की सरकार पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि ये केजरीवाल सरकार का दोहरा चरित्र दिखाता है। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर बग्गा और हरीश खुराना ने वीडियो ट्वीट करके कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता राजकुमार आनंद को मंत्री बनाने की खुशी में पटाखे छोड़ते हैं तो ठीक है, लेकिन हिंदू दिवाली पर पटाखे जलाएं तो अपराध है। जो लोग खरीद करके अवैध तरीके से जलाते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 268 के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें 200 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की जेल का प्रावधान है। इसलिए दिल्ली के अंदर इस बार भी पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के केवड़िया में मिशन लाइफ का शुभारंभ कर रहे हैं। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र के महासचिव भी मौजूद रहे। एक ट्रस्टी एक शोषक के रूप में नहीं बल्कि पोषक के रूप में काम करता है। मिशन लाइफ P3 की अवधारणा को मजबूत करेगा। P3 यानी प्रो प्लेनेट पीपल। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां इस बात की चर्चा रहती है कि कौन किस देश या गुट के साथ है और कौन किस देश या गुट के खिलाफ है, लेकिन मिशन लाइफ धरती के लोगों को प्रो प्लेनेट पीपल के तौर पर जोड़ता है, उनको अपने विचार से समाहित करता है, एक कर देता है।